Hello, dear friends. I am सजाद हुसैन. आज हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हिंदुस्तान की आइन में जो इमरजेंसी प्रोविजंस दिया है, किस किस वक्त पर या किन किन हालातों में इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट होगा तो पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी पावर को चलाएंगे. शॉर्टली हम समझेंगे. ये जो नोट्स हैं वो इंडियन पॉलिटी के एक किताब है, बुक है, जिसको लक्ष्मीकांत ने लिखा है. उसी से आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में. इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब ये है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को कैसे चलाता है इंडिया में. चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं. द इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 28 of the Constitution from Article 352 to Article 360. These provisions enable the central government to meet any abnormal situation effectively. Emergency जो provisions है वो पार्ट 28 में है हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में. अगर आप पार्ट 28 चेक करेंगे तो वहाँ पर एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में लिखा होगा. ये एमरजेंसी प्रोविजंस दफ़ा 352 से लेकर दफ़ा 360 यानी कि 360 तक ये इमरजेंसी प्रोविजंस डिस्कस किया है कैसे कब किसको इम्पोज करना है. ये जो प्रोविजंस हैं इमरजेंसी प्रोविजंस वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशल पावर देते हैं कि पूरे कंट्री के ऊपर अपना किस तरीके से इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करना है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस. जैसे कोई जंग हुआ, इंडिया का कोई बाहरी नेबरिंग या बाकी कंट्रीज़ के साथ, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है. या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हुआ. इन सारे सिचुएशंस में सारा पावर जो है वो स्टेट से छीन कर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा. यूं तो कहते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री और एक फेडरल कंट्री में बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इक्वल पावर दिया गया है. लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में सारा पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत ही इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो पार्ट 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें मेंशन किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं. The rationality behind the incorporation of this provision in the Constitution is to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the Constitution. कहते हैं कि ये जो emergency provision है वो पार्ट 28 में मेंशन है. अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक emergency provisions मेंशन किया है किस तरीके से कब किसको कहाँ पे इम्पोज करना है. इस इमरजेंसी प्रोविज़न का जो इम्पोजिशन है इमरजेंसी सिचुएशंस में इमरजेंसी लॉस इम्पोज करने का लॉजिक या इसका जो मतलब मेन रीज़न ये है कि ताकि हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इंडिया की सॉवरेंटी जो सुप्रीम पावर है, हिंदुस्तान की यूनिटी यकजहती को, इंटीग्रिटी, देश की ब्रदरहुड को, भाईचारे को और सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को बचा सकें और हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस लगाए जाते हैं. बहुत से शराइत हैं. कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हिंदुस्तान में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हिंदुस्तान में 1 महीने के लिए लगाया जाता है, कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हिंदुस्तान में 6 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है. वह सिचुएशन पर डिपेंड करता है. पार्लियामेंट उसको अप्रूव करते हैं. पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ साथ इमरजेंसी प्रोविजंस को भी एक्सटेंड किया जा सकता है. अगर उस समय पार्लियामेंट सेशन में न हो या लोकसभा डिज़ोल्व हो, उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
ये अथॉरिटी पोजेस करता है कि वो इमरजेंसी प्रोविजंस को एक्सटेंड करे या वहीं पे स्टॉप करे। इसके बाद यहाँ पे लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी में डिटेल में लिखा गया है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गोes into the total control of the center. It converts the federal structure into a unitary one without any formal amendment of the constitution. This kind of transformation of political system from federal during normal times to unitary during emergency is a unique feature of the Indian constitution. कहते हैं कि emergency situation में जैसे जंग हुआ या कोई आर्मिड रिबेलियन हुआ, उस समय सारा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। यूं तो कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरलिज्म मींस जहां पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रहता है, स्टेट्स के पास पावर नहीं रहता है और सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। और आप इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब सारा पावर चला जाता है तो वो कंट्री जो है यूनिटरी बन जाता है, फेडरल नहीं रहता है। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेडरल इनटू यूनिटरी, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान की आइन का, वो यूनिटरी में कन्वर्ट होना। नॉर्मल टाइम्स में फेडरल रहता है, इमरजेंसी टाइम में इंडिया जो है वो यूनिटरी कंट्री बन जाता है। बिकॉज कंट्रोल करना होता है सिचुएशन को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने हाथ में सारा पावर ले लेता है। ये हिंदुस्तान का यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद कहते हैं जो हमारा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, अपने अल्फाजों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब मीटिंग हुआ था 1949 या 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब जब बना रहे थे, तो उस वक़्त डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में ख़ुद अपनी ज़बान से ये स्टेटमेंट दे रहा है। All federal system, including American, are placed in a tight mold of federalism. No matter what the circumstances, it cannot change its form and shape. It can never be unitary. On the other hand, the Constitution of India can be both unitary as well as federal, according to the requirements of times and circumstances. In normal times, it is framed to work as a federal system, but in times of emergency, it is so designed is to make it work as though it was a unitary system. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग के दौरान कह रहा है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हालत कोई भी हो, किसी भी टाइप का सिचुएशन हो, फेडरल स्ट्रक्चर को ठेस नहीं पहुँचता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा फेडरल ही रहता है। इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम भी सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वली पावर दिया जाता है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वल पावर है। लेकिन इमरजेंसी टाइम्स पे हिंदुस्तान यूनिटरी बन जाता है। जब इमरजेंसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं, नॉर्मल टाइम फिर से आ जाते हैं, तो हिंदुस्तान फिर से अपने फेडरल जो माहौल हैं उसमें बदल जाएगा। तो देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर हैं, वो ज़्यादा कैनेडियन यानी कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज़म से मिलता जुलता है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कम मिलता है। इसके बाद कहते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के इमरजेंसी प्रोविजंस मेंशन किया गया है। नंबर 1, एन इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मिड रिबेलियन, आर्टिकल 352। दिस इज़ पॉपुलरली नोन एज नेशनल इमरजेंसी। पहला इमरजेंसी प्रोविजंस या इमरजेंसी पावर कैसे इम्पोज करेंगे या कैसे उसको लागू करेंगे, तो सबसे पहले अगर हिंदुस्तान की कंट्री को किसी बाहर की कंट्री से
चाइना, पाकिस्तान या कोई भी नेबरिंग या कोई भी जो बाहरी फॉरेनी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से अगर हिंदुस्तान की कंट्री को जब कभी भी मीन्स किसी भी हालत में कभी भी वार का ख़तरा होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन का ख़तरा होता है या इंटरनली कोई आर्मिड रिबेलियन होता है हिंदुस्तान के अंडर, हिंदुस्तान के बाहर से हिंदुस्तान को कोई ख़तरा हो या हिंदुस्तान के अंदर में ही विद इन इंडिया आर्मी के ख़िलाफ़ मास प्रोटेस्ट करें, पीपल प्रोटेस्ट करें या हालत ख़राब हो जाएं, तो डिफेंस को कोई मुश्किलात आ जाएं, तो उस समय दफ़ा 352 के तहत क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारे पावर अपने हाथों में ले लेंगे और इसको पॉपुलरली नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। ये जो है नंबर 1 है टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें एक्सटर्नल वार और एग्रेशन आते हैं और इंटरनल आर्मिड रिबेलियन आते हैं। तो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या कर सकता है, इमरजेंसी पावर को प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद कहते हैं कि नंबर सेकंड नंबर फर्स्ट में से यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं। हाउ एवर द कॉन्स्टिट्यूशन implies the expression proclamation of emergency to denote an emergency of this time। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी हैं, ख़ास तौर पर जो नेशनल इमरजेंसी हैं, जंग वगैरह होता है, इसमें काफ़ी शराइत और कंडीशंस रखे हैं कि किस तरीके से एक्सटर्नल एग्रेशन होते हैं तो किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी चलाएंगे, और जो इंटरनल जो रिबेलियन होते हैं, सिविल वार वगैरह होते हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे। Number second, an emergency due to the failure of the constitutional machinery in the states। Article 356, this is popularly known as presidential rule। It is also known by other names, state emergency or constitutional emergency। However, the constitution does not use the word emergency for this situation। दूसरा टाइप का इमरजेंसी, पहला हमने बताया जंग के वक़्त का इमरजेंसी। दूसरा टाइप का इमरजेंसी ये है कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 28 या 29 स्टेट हैं, 7 to 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो जब कभी भी यूटीज़ में और स्टेट्स में हालत ख़राब होते हैं, हिंदुस्तान के स्टेट्स में जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो ब्रेक डाउन होता है, आइन जब किसी भी रियासत में हिंदुस्तान के काम नहीं करते हैं, तो सारा पावर फिर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों चला जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। इसको हम पॉपुलरली प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं या इसको दो नाम से भी जाना जाता है, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसको इमरजेंसी नहीं कहते हैं, इसको या तो स्टेट इमरजेंसी कहेंगे या तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहेंगे। इसमें ये जो स्टेट इमरजेंसी हैं, इसको बहुत बार बहुत सारे स्टेट्स में लागू किया है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जम्मू कश्मीर में बहुत बार जब कभी भी जम्मू कश्मीर में हालत ख़राब होते हैं, 2010 में, 2016 में या 1990 से लेकर कश्मीर में जब भी हालत ख़राब होते हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो असेंबली है उसका पावर और जम्मू कश्मीर के गवर्नर का या बाकी जम्मू कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर का पावर छीन लिया जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पावर को चलाते हैं ताकि जम्मू कश्मीर का हालत सुधार जाए। तब तक ये इमरजेंसी प्रोविजंस प्रेसिडेंट अपने हाथ में रखता है जब तक ये हालात फिर से नॉर्मल ना हो जाए। तो इसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। ये अनुच्छेद 356 के तहत होता है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का सारा पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाता है। नंबर थर्ड जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, नंबर थर्ड हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब कभी भी ड्यू टू द थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया आर्टिकल 360, जब कभी भी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को या हिंदुस्तान की सरकार को ये लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगेगा कि अभी कंट्री जो है वो ख़सारे में है, कंट्री डिफिसिट में जा रहा है, कंट्री फाइनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है, फाइनेंशियली लॉस में है, कंट्री के ऊपर काफ़ी कर्ज़ा चढ़ गया है, कंट्री काफ़ी इक़्तिसादी तौर पर पुअर हो रहा है। जब कभी भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को लगेंगे तो उस समय सारे स्टेट्स में और पूरे इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज करेंगे। ये कहा गया है आर्टिकल 360 में। इसके ऊपर में अभी फ़िलहाल यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद हम डिटेल्ड वीडियो इसी का इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ पे कब लगेंगे, क्यों लगेंगे और सिचुएशन क्या होगा, कब किस वक्त क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट इसी प्रोविजंस का सेकंड पार्ट में बताऊंगा, जो कि आपको डिटेल्ड वीडियो होगा। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, इमरजेंसी प्रोविजंस के वक़्त
आपके सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे फ़िलहाल के लिए। जब नॉर्मल टाइम्स आते हैं तो आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाएंगे। ख़ास तौर पर आर्टिकल 19 में जो कहा गया है राइट टू फ्रीडम में आप हिंदुस्तान के टेरिटरीज़ में जा सकते हो। 6 किस्म के फ्रीडम आते हैं आपको, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सारे आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट में जो लिखा है वो सब सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी टाइम्स पे। तो जब हालत नॉर्मल हो जाएंगे अब फिर से जो है आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाएगा। लेकिन एक पार्ट है फंडामेंटल राइट का जो कभी भी इमरजेंसी टाइम्स होने के बावजूद भी सस्पेंड नहीं होता है, वो है आर्टिकल 20 और 21। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का दफ़ा 20 और 21 जो कि फंडामेंटल राइट्स में है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये जो तीन बुनियादी हुकूक़ हैं आर्टिकल 20 और 21, ये फंडामेंटल राइट होने के बावजूद यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन होने के बावजूद भी सस्पेंड नहीं होता है। आपको ये तीनों राइट्स मिल जाएंगे जो भी आर्टिकल 20 और 21 में बयान किए गए हैं। बाकी इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है, सब कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर, ख़ास तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर के हाथों में चला जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रेसिडेंट अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ जो इंडिया होता है, मिनिस्टर्स होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको और प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लेकर ही इमरजेंसी सिचुएशंस को या इमरजेंसी प्रोविजंस को इम्पोज और उसको एक्सटेंड या सीज कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम किसी और वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लक्ष्मीकांत का ये जो चैप्टर हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, इसी को हम पार्ट सेकंड में डिटेल्ड वर्जन में पढ़ेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच फॉर watching this video.